औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अकमल अजीज़ मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अकमल अजीज़ मिर्ज़ा हेल्थ प्रोफेशनल चैनल से। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले जो मैंने टॉपिक जो अपलोड किया था वो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के मतलब था। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो बेसिकली पैनिक अटैक्स के या पैनिक डिसऑर्डर के मतलब है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पैनिक अटैक एक ऐसा अटैक है कि जिसमें मरीज जो है वो घबराहट महसूस करता है, उसको पसीना आना शुरू हो जाता है और उसमें उस पेशेंट के दिल की धड़कन जो है वो तेज होना शुरू हो जाती है। ये आजकल इस दौर में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर का मतलब ये है, दोनों में डिफरेंस ये है। पैनिक अटैक एक ऐसा अटैक है कि जिसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट ज्यादा हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है और पेशेंट जो है वो परेशान होना शुरू हो जाता है। और इसमें दिल की रफ्तार भी तेज हो सकती है, उसकी हार्ट बीट भी तेज हो सकती है और साथ में नब्ज की रफ्तार भी तेज हो सकती है। अगर यही अटैक्स जो है वो बार बार आना शुरू हो जाए तो वो पेशेंट जो है वो पैनिक डिसऑर्डर में चला जाएगा। यानी अगर किसी को कम टाइम या थोड़ी दफा अटैक जो आएगा वो पैनिक अटैक होगा। अगर उसको अटैक्स जो है वो इसी तरह के बार बार आना शुरू हो जाए तो वो पेशेंट जो है वो पैनिक डिसऑर्डर की तरफ चला जाएगा। तो जैसा कि इस मैंने आपको बताया है कि मरीज जो है वो घबराहट महसूस करता है, उसको टेंशन परेशानी शुरू हो जाती है, स्वेटिंग यानी कि पसीना आना शुरू हो जाता है, उसके दिल की रफ्तार तेज हो जाती है और वो घबराहट महसूस करता है। बेसिकली ये चीजें उसमें उस घबराहट और बेचैनी की वजह से स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं जो कि वो महसूस करता है। हालांकि उसमें कोई ऐसा इशू होता नहीं है कि जिसकी वजह से इसकी ये सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाएं। ऐसे पेशेंट जो है वो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि इसको ज्यादा महसूस करते हैं, अपनी नब्ज पे हाथ रख लेते हैं और महसूस करना शुरू हो जाते हैं कि देखें जी मेरी नब्ज जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है, तो खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो ना जाए। तो क्योंकि नब्ज की रफ्तार जो है वो जरूरी नहीं है कि किसी डिसऑर्डर की वजह से ज्यादा हो, वो आम तौर पर वर्जिश करने या चहलकदमी करने से भी ज्यादा हो सकती है। तो उसे हमें यह समझाना पड़ेगा कि तुम्हें ये पैनिक अटैक्स नहीं है, ये मसला तुम्हें जो है वो ये चलने फिरने की वजह से हो गया है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने इमरजेंसी में चले जाते हैं, डॉक्टर को चेक करवाना शुरू कर देते हैं कि हमें कुछ मसला है, यानी कि वो उनको पसीना आना शुरू हो जाएगा, घबराहट शुरू हो जाएगी, तो वो कोशिश करेंगे कि मुझे कुछ हो ना जाए, कुछ अटैक कोई हो ना जाए या कोई मिसहैप ना हो जाए या बीमारी की शिद्दत मुझे बहुत ज्यादा है। उसको जब महसूस करते हैं तो उनके ये सिम्टम जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मरीज जो है वो बीमारी में मुब्तला हो जाता है। और जब वो इमरजेंसी में जाता है तो वहां डॉक्टर्स जो है उसका मुआयना करते हैं। जब उसकी ईसीजी की जाती है, इकोकार्डियोग्राफी की जाती है या उसके और जो टेस्ट जो है वो किए जाते हैं वो नॉर्मल आ जाते हैं, तो उससे डॉक्टर जो है इमरजेंसी में जो है वो एंजाइटी की मेडिसिन वगैरह दे के घर भेज देता है। तो इससे यही साबित होता है कि पेशेंट जो है वो उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो सिर्फ महसूस करता है कि मुझे ये मसला हो रहा है। और ये मसला जो है वो पैनिक अटैक्स का ये किसी बीमारी की वजह से नहीं होता। हालांकि अगर किसी फैमिली में भी अगर किसी फर्द को कोई प्रॉब्लम है, तो अगर किसी में हार्ट अटैक हुआ किसी को, तो वो पेशेंट ये भी महसूस करेगा कि ये हार्ट अटैक मुझे भी हो सकता है, इसी वजह से मेरे जो है वो दिल की धड़कन तेज हो रही है, मुझे पसीने आ रहे हैं या मेरे साथ ये मसला हो रहा है। तो इस तरह के बहुत से पेशेंट जो होते हैं वो घर वालों को भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान होते हैं। और जब बार बार उनको जो पैनिक अटैक्स आना शुरू होते हैं तो वो पेशेंट जो है वो पैनिक डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है, तो उसकी रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इस बचने के लिए हमें ये चाहिए कि हम किसी भी बीमारी को जो है महसूस ना करें, उस पर फोकस ना करें कि हमें ये मसला है। तो आजकल ये पैनिक अटैक का जो मसला है वो ज्यादातर इस वजह से भी एग्रीवेट हो रहा है
कि जितने भी लोग आजकल मोबाइल पे जो सर्च करते हैं, गूगल पे जाके बीमारियों को खुद सर्च करना शुरू कर देते हैं, अपनी बीमारी को खुद जो है वो महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जो है वो उस बीमारी का खुद ही इलाज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो शुरू कर देते हैं। इसी वजह से ये बीमारी जो है ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ी वजह अभी इसकी यही है कि खुद जो है सेल्फ एग्जामिनेशन और सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पेशेंट जो है वो जो खुद ही महसूस करना शुरू कर देता है कि मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, मेरी नब्ज तेज हो रही है, मुझे पसीने आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो मजीद बीमारी में मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज जो है पैनिक अटैक से मुंतकिल होकर पैनिक डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है। तो इसमें जो पेशेंट को ज्यादातर साइकोथेरापी की जरूरत होती है, उसको काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो काउंसलिंग जो है वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी होती है वो करता है और उसकी काउंसलिंग करता है, जिसकी वजह से वो दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स में ये भी जरूरी है कि उनके जो टेस्ट हैं वो भी कम से कम, जो अगर फर्स्ट टाइम कोई भी पेशेंट ऐसा हमारे पास आ जाता है तो उसके लिए ये भी जरूरी होता है कि उसकी इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी या उसके ब्लड सीपी या उसके थायराइड के टेस्ट भी कर लिए जाएं, ताकि हमें पता चल जाए कि आया कि इसको कोई और जो है वो अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं है। जब हमें टेस्टों से कन्फर्म हो जाए कि ये पेशेंट जो है वो उसमें कोई भी ऐसी पैथोलॉजी नजर नहीं आ रही कि ये जो है वो उसको साइको प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे बेहतर डायग्नोज किया जा सकता है ये पेशेंट जो है वो पैनिक अटैक्स की तरफ जो है वो चला गया है। इसके अलावा जो है एक मेडिसिन जो है वो साइकाट्री में इस्तेमाल की जाती हैं, SSRIs, यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर जो है वो इसमें इस्तेमाल रीअपटेक इनहिबिटर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये ऐसी अद्वियात होती हैं कि जो कि 6 माह या साल तक मरीज को इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो उसके इस्तेमाल करने की वजह से पेशेंट जो है वो काफी बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि ये मेडिसिन जो है ये उसमें दिमाग की जो मेडिसिन अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे कोई मसला हो जाएगा, हालांकि इससे कोई मसला नहीं होता। ये स्टेप बाय स्टेप जो है मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं और पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बेसिकली ब्रेन में जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है ये उसकी डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है, तो उसमें सेरोटोनिन जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती है और इस तरह की मामन अद्वियात जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो इस तरह की घबराहट महसूस करें, पसीना उनको आना शुरू हो जाए, नब्ज की रफ्तार तेज हो जाए और वो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएं, वहां पे उनके टेस्ट जो है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाते हैं, तो वो बेसिकली उनको समझ आ जानी चाहिए या एक मॉलेज को भी समझ आ जानी चाहिए कि ये पेशेंट जो है वो पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। तो उसका बेहतर इलाज करने के लिए उसको साइकोलॉजिस्ट या कि साइकाट्रिस्ट की तरफ रेफर कर दिया जाना ही बेहतर है। तो उम्मीद है कि आज आपको पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर की समझ आ गई होगी। तो आप कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है कि हमें ये मसला पेश आ रहा है। तो इंशाल्लाह इससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं ये मसला क्यों है, कैसे है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अगले टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि कमल अजीज मिर्जा हेल्थ प्रोफेशनल के नाम से मेरा चैनल है, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और आगे जो है वो शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।